ऑल राइट, तो आज का जो सेशन है इट इज़ ऑन कल्चर। कल्चर की अंडरस्टैंडिंग करनी है। आज कल्चर क्या होता है वो हमको देखना है। गुड इवनिंग तनप्रीत। ओके, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं। मैं हमेशा ये स्लाइड डालता हूँ ताकि लोगों को मेरे बारे में पता चले। 8 सालों से यूपीसी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और काफ़ी कुछ पढ़ाई कर ली मैंने। और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर फॉलो करिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली फॉलो करिए क्योंकि उसके अंदर मैं अपडेट्स डालता हूँ कि मेरा सेशन कब होता है। तो कोई भी आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी आपका यूपीएससी में इंटरेस्टेड है तो या गवर्नमेंट सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो वो डेफिनेटली दे कैन कम इन टू माई अन अकेडमी का जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो ज़रूर उसको ज्वाइन करके उनको सब आ जाएगा, ठीक है। उनको वो कनेक्ट हो पाएंगे, उनको पता चलेगा मैं सेशन कब लेता हूँ। नहीं हो रही थी सृष्टि क्योंकि थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, थोड़ा ट्रैवलिंग भी हो गया इसके लिए। तो आज से हम फिर से चालू कर देंगे। सृष्टि तुम अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो। उसके अंदर मैं मेरे डेली में जब भी सेशन लेता हूँ तो मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, तो उसमें आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे उसका नाम भी मेंशन किया है, आप उसको सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो मुझे कनेक्टेड है टेलीग्राम पे, तो आप ज़रूर कर सकते हो। गुड इवनिंग। हाँ जी सृष्टि, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मेरा जैसा इंसान ज़्यादा देर बीमार नहीं रह सकता। आई होप सो, टच वुड। बाबा कोरोना चल रहा है। ओके, चलिए लास्ट सेशन में सोशियोलॉजी के हमने क्या कवर किया था। हमने एजुकेशन के बारे में देखा था कि बेसिकली एजुकेशन होता क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हम नॉर्मली कॉमन सेंस में जो बोलते हैं एजुकेशन को, वो होता है कि भैया पढ़ाई पढ़ाई करके डिग्री लो, डिग्री लेके जॉब करो, ठीक है। वो एजुकेशन नहीं होता है। हमने सोशियोलॉजिकली जब एजुकेशन को डिफाइन करने गए तब हमें पता चला कि बेसिकली एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है जो ओल्डर जनरेशन नए पीढ़ी को, एक पुरानी पीढ़ी नए पीढ़ी को सब कुछ सिखाती है। नॉट नेसेसरली उसमें हमेशा टेक्निकल एजुकेशन हो, क्या सही है क्या गलत है, हमने बर्ताव कैसा करना चाहिए, समाज में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें हमारे एजुकेशन थ्रू पढ़ाया जाता है। अजीत कुमार गुड नाइट, डायरेक्ट गुड नाइट, ये कौन सा है भैया? अजीत सर गुड इवनिंग बोलो, ठीक है। फिर हमने फंक्शनल्स पर्सपेक्टिव भी देखा और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी देखा एजुकेशन का। तो फंक्शनल्स के हिसाब से यही होता है कि भैया एजुकेशन अच्छा है, एजुकेशन समाज में स्टेबिलिटी लाता है, एजुकेशन समाज में कंटिन्यूटी लाता है, एजुकेशन एक अच्छा काम कर रहा है, नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया एजुकेशन के वजह से जो टैलेंटेड इंसान होता है वो सही जगह पे जाता है। जितना आदमी ज़्यादा टैलेंटेड होगा उतना ही आदमी ऊपर अपने रैंकिंग जाता है, उतना ही वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस करता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ने कहा नहीं, एजुकेशन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, कई बार फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, कई बार भले आप में कितना भी टैलेंट हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, तो फिर भी एजुकेशन जो है कितना भी आप कर लो लेकिन जान पहचान नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे तो आपको हायर पोस्ट में नहीं जाता है। उसमें आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपके जान पहचान वाले, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दो तरीके हमने देखे। तो देखो एजुकेशन कम्प्लीटली गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। हमारी सिस्टम ठीक ठाक है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, तो उसके वजह से भी काफ़ी अभी हमारा गवर्नमेंट चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को एजुकेशन लेने के बाद उनको जॉब लगे, उनको सोसाइटी में एक अच्छा एजुकेशन मिलने की वजह से उनको एटलीस्ट वो पावर्टी से उभरे, ठीक है। नहीं तो अभी आज के डेट में अगर ग्रेजुएट नहीं होगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी हर हर लेवल पे आपको वो एक तरीके से हेल्प करने वाले, एक तरीके से एजुकेशन आपको डिग्रीज मिलेंगी या डिप्लोमा मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा जो दिखा के आपको जॉब मिल सकती है। तो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था, ठीक है। इसमें हमने सबने देखा कि भैया एजुकेशन पूरा गलत भी नहीं है, पूरा अच्छा भी नहीं है, ठीक है। तो गुड इवनिंग रोहन, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ रोहन, तुम कैसे हो? ठीक है, वेलकम टू टुडे सेशन। ठीक है, चलिए आज का सेशन जो है वो हम देखेंगे भैया कल्चर होता क्या है। ओके, उसके अलग अलग डायमेंशंस, कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटेरियल। तो इसको हम, दिखने में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। भूमि एमसीक्यूज मैं कर लूँगा, आज पढ़ाना है मुझे सोशियोलॉजी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोशियोलॉजी का सेशन लिया है तो आज एमसीक्यू नहीं है भूमि, कल होंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो डोंट वरी, कल मैं लूँगा। आज कल्चर पे पढ़ाई करते हैं। आपको सोशल इश्यूज होता है जनरल स्टडीज़ में और आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा
या ऐसे राइटिंग में आपको ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन चलते हैं। आज क्या है कल्चर। तो देखो कल्चर क्या होता है कि कल्चर इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज लर्न एंड डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स इन सोसाइटी। देखिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हम जब एक चीज की तरफ देखते हैं तो हम उसको एक ही तरीके से समझते हैं। जैसे अगर मैं श्री हनुमान की मूर्ति की तरफ देखूं, हनुमान की तरफ अगर मैं देखूं तो कोई भी जो हिंदू होता है या जो भी इंसान होता है इंडिया में जो रहता है वो मूर्ति देखने के बाद उसको समझ में आता है कि ये हनुमान भगवान है। ठीक है, शनि के देवता है, बलवान है। अजीत बोल रहा है सर मैं मैथ स्टूडेंट, सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैसे रहेगा। अरे अजीत सोशियोलॉजी बढ़िया ऑप्शनल है, तुम अटेंड करो सेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है सब्जेक्ट, अच्छा लगे तो ले लो। मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए मैथ्स डिफिकल्ट नहीं था लेकिन फिर भी मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया। और दूसरा मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो छोड़ो। तो कल्चर क्या है? कल्चर इज बेसिकली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। कल्चर का मतलब क्या, हम हमारी जिंदगी कैसे जीते हैं। कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रेडिशंस है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, लॉ है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, क्या गलत है क्या सही है, ये आपको कल्चर सिखाता है। ठीक है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, देखिए जब भी मैं किसी चीज़ की तरफ देखूँ, भैया इसकी तरफ देखूँ, आज जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो आप और मैं इसको क्या बोलेंगे, ये कंघी है। ठीक है, अगर मैं इसकी तरफ देखूँ, ये आप और मैं जब इसकी तरफ देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बॉटल है, इसके अंदर पानी है, इसको पीना है। ठीक है, ये कोई नहीं बोलेगा ये बॉटल है, दारू की बॉटल है, इसके अंदर दारू है और हमको चखना चाहिए, नहीं। ये होती है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अभी दूसरा एग्जांपल देते हैं, चलो यार, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का देखो, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है, गणपति बप्पा दिख रहे हैं, गणपति बप्पा, चलो नमस्कार करो सब। तो गणपति बप्पा की तरफ हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि भैया ये तो भगवान है। ठीक है, ये तो भगवान है, इनके तो चरण पड़ने चाहिए, इसको इसके हम गणपति भगवान के आगे नॉनवेज नहीं खा सकते। ठीक है, ओके, जब मैं ऐसे करता हूँ इसका मतलब क्या है, अल्लाह आप मेरा मुझे सिक्योर करो, मुझे यूपी से क्लियर करो। तो हर एक सिंबल का, हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है और वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर जो है, हम हमारी जिंदगी कैसे जीते हैं, इसका मतलब है कल्चर। ठीक है सर, एज एग्जाम्स आर कमिंग नियर टेंशन इज इंक्रीजिंग, टेल एनी वे टू कंट्रोल इट। टेंशन कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, शांत रहो, फोकस करो, प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में मत रहो। फ्यूचर का टेंशन लेके अभी प्रेजेंट बर्बाद मत करो, सिंपलेस्ट वे, काम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल्स हैव कैपेसिटी टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स and to draw the same meanings from signs and symbols in is what distinguishes humans from other animals। देखो हम जानवर से अलग हैं। हम जानवर से अलग कैसे हैं? देखो हम जब भी दूसरे इंसान के साथ बातचीत करते हैं या इशारों में भी अगर हम बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अगला वाला इंसान हमें बताने की कोशिश क्या कर रहा है, क्या कोशिश क्या कर रहा है। वी अंडरस्टैंड कि भैया अगर मैं ऐसे करता हूँ उसका मतलब है बेस्ट ऑफ लक, अच्छा है, गुड, आई एम ओके विथ यू। हम जब ऐसा करते हैं इसका सी सिंबल का मतलब क्या है, गुड। तो उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ नमस्कार, या हम एक तो नमस्ते करते हैं एक दूसरे को भारतीय संस्कृति के हिसाब से, या भगवान के आगे हम हाथ जोड़ते प्रेयर कर रहे हैं। रोहन टेंशन मत लो, जब पेपर आ जाएगा ना आगे तो याद आ जाता है। ये मैं इस प्रोसेस से जा चुका हूँ रोहन। एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज दिखते हैं तो याद आता है। ओके, बस पढ़ते रहो और दिमाग शांत रखो, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैं ऐसे जब करता हूँ इसका मतलब मैं तो नमस्ते कर रहा हूँ या मैं भगवान के आगे नमस्कार कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन भी क्या है, वो कल्चर डिफाइन करती है कि भैया जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं चप्पल पहन के नहीं जाता, मस्जिद में मैं चप्पल पहन के नहीं जाता, लेकिन मैं चर्च में बूट पहन के जा सकता हूँ, चप्पल पहन के जा सकता हूँ, वहाँ पे मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो हर एक जहाँ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, कौन सी जगह पे है, कौन सा एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से आप आपकी जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको डिफाइन करते हो, वो होता है कल्चर। ओके, इसलिए हम जानवरों से अलग हैं, वी आर डिफरेंट देन एनिमल्स। और ये कल्चर डिफरेंट होता है, अमेरिका में जाओगे तो अलग कल्चर है, वो मैं अगले स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कल्चर डिफरेंट होता है, कैसे आपका कैसे जीना है अपनी जिंदगी, वो कैसे अलग अलग होता है। ठीक है, कल्चर्स आर नेवर फिनिश प्रोडक्ट्स। अजीत कुमार, वाई किस चीज का वाई पूछ रहे हो, पूरा क्वेश्चन पूछो। कल्चर्स आर नेवर फिनिश प्रोडक्ट्स, दे आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। कल्चर कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आप 200 साल पुराना इंडिया का कल्चर देखोगे और अभी का इंडिया का कल्चर देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बढ़िया अगर आपको देखना है ना कि इंडिया में कल्चर कैसे चेंज हुआ है, अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप हमारे फिल्म्स की तरफ देखो। जब भी आप पिक्चर देखते हो, जब भी आप एक मूवी देखते हो,
तो 70s और 80s की जो मूवीज हुआ करते थे, देवानंद, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, उस जमाने की जब मूवीज देखा करोगे और अभी के 2020 2019 में मूवीज देखा करोगे तो पहले प्यार कैसे होता था, दो फूल साथ में आके ऐसे, दो झाड़ ऐसे हिलेगा, या सडनली सनसेट हो जाएगा, या ऐसे, ये होता है रोमांस। आज के दिन में इमरान हाशमी ने रोमांस का डेफिनेशन ही बदल दिया है। अभी रोमांस मतलब खुलेआम किसिंग, स्मूचिंग, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, है कि नहीं? मतलब अभी टेंशन नहीं है। अभी अभी आज का जो जनरेशन है उसको अगर किस नहीं होगा तो ये अभी, जब इमरान हाशमी ने पहली बार स्क्रीन पे जबरदस्त स्मूच लिया था, लिप टू लिप किस किया था, तो हम झटके में थे, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया। लेकिन अभी इट्स कॉमन, अभी लिप टू लिप किस करता है कोई हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ, तो वी आर लाइक ओके, पिक्चर का एक पार्ट है, छोड़ो। इतना ज्यादा हम लिबरल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, हमारा कल्चर लिबरल हो रहा है, हम ओपन हो रहे हैं, हमारे में टॉलरेंस लेवल बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जो लिबर्टी है, हमारा एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, नॉट नेसेसरली वो अच्छा ही हो, कभी कभी बुरा भी होता है। ओके, तो अजीत, सोशियोलॉजी के अगर रिसोर्सेज कम है तो अच्छा है, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, मैं तो रिसोर्सेज मेरे नोट्स तो मैं देने ही वाला हूँ। ठीक है, उतने ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा भी किताबें होती हैं तो उसको पढ़ने में भी टेंशन आ जाता है। कम रिसोर्सेज है, उसी में से पढ़ना है, बार बार वही किताबें पढ़नी है। उसी तरीके से मैं स्कोर करता था, एक ही किताब पढ़ता था, उसी को बार बार पढ़ता था, इसकी वजह से मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा आता था। नॉट नेसेसरी 10 किताबें अगर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, बुक लिस्ट मैं दूंगा, मैं ऑप्शनल जब पढ़ाऊंगा तो बुक लिस्ट, नोट्स सब प्रोवाइड करूंगा। इसलिए मेरे सोशियोलॉजी के सेशन अटेंड करते रहो, ऑटोमेटिकली सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कल्चर जो ये चीज़ है अजित, ये चेंज होते रहता है, ये इवॉल्व होते रहता है। ठीक है, elements are constantly being added, deleted, expanded, shrunk and rearranged. This makes cultures dynamic as a functioning units. ये डायनामिक है कल्चर, हमेशा चेंज होता है। कोई चीज़ें देखो, सती एक जमाने में, रोहन डेफिनेटली तुम सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले सकते हो, बहुत ही सिंपल ऑप्शनल है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मैंने लॉ किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर भी मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, इट्स अ गुड चॉइस, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, आज के डेट में सोशियोलॉजी को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो सती एक ज़माने में हमारे कल्चर का एक पार्ट था। ठीक है, हमारे ज़माने का एक पार्ट था। ठीक है, अभी सती नहीं है। अनटचेबिलिटी मतलब अछूतपना, किसी को पकड़ छू लोगे तो भैया हमारा हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अभी वो नहीं है। ठीक है, अभी चेंज हो गया है, अभी अनटचेबिलिटी इलीगल हो गया है। पुराने ज़माने में 12 साल 13 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। आज की डेट में कोई सोच भी नहीं सकता कि 12-13 साल के बच्चे की शादी कैसे करवाएंगे। तो ये हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। सृष्टि, तुम्हारा सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी है तो क्या टेंशन है? मेरा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग था, मेरा सब्जेक्ट लॉ था, फिर भी मैंने सोशियोलॉजी लिया। एट द एंड ऑफ द डे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट आसान होना चाहिए, सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, किताबें भी कम होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, अच्छा टीचर मिलना चाहिए। अगर इतना सारा मिल जाएगा तो सोशियोलॉजी को कोई टेंशन नहीं बाबा। ठीक है, चलिए, तो देखो कल्चर जो होता है ना, वो आप जैसे मैंने बताया कि आप कहाँ रहते हो उसके उस पर डिपेंड करता है। देखो, डाइवर्स सेटिंग, डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग अगर जगहों पे जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर होगा। अगर मैं एग्जांपल इंडिया का ही ले लूँ तो महाराष्ट्र का कल्चर दिल्ली के कल्चर से अलग है, दिल्ली का कल्चर बिहार के कल्चर से अलग है, बिहार का कल्चर जम्मू कश्मीर के से कल्चर से अलग है, जम्मू कश्मीर का कल्चर केरला से अलग है, केरला का नॉर्थ ईस्ट से अलग है। तो इंडिया के अंदर ही अगर इतना कल्चरल डिफरेंसेस है तो सोचो कि इंडियन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी में कितना फर्क होगा, चाइनीज सोसाइटी में कितना फर्क होगा। क्योंकि कल्चर में क्या क्या आता है? ट्रेडिशन आता है, कस्टम्स, लॉ, मॉरल्स, वैल्यूज, इतनी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी हम लोग सब गाली गलौज देते हैं चाइना को, क्या कीड़े खाते हैं, वहाँ पे वो लोग खाते हैं कीड़े, सो व्हाट। वहाँ के वो कुछ अलग अलग आइटम खाते हैं, उसके वजह से वो कोरोना हो गया, वो बैट्स खाते हैं, वो कैट्स बिल्लियाँ खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, गॉड नो जो भी खाते, लेकिन वहाँ पे वो चलता है, इट्स फाइन। जैसे रूल्स रेगुलर, हाँ मोहन ने बिल्कुल सही कहा, अलग होता है ना सिस्टम। जिस जहाँ पे आप रहते हो उस हिसाब से आप खाते हो, उस हिसाब से आप कपड़े पहनते हो। जम्मू कश्मीर में जाके मैं स्लीवलेस और बरमूडा में नहीं रह सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना बर्फ गिरता है, ठंड के मारे मर जाऊंगा मैं। और उसी जगह पे अगर मैं किसी राजस्थान के डेजर्ट में जाके अगर मैं पूरा स्वेटर पहन के पहन जाऊंगा तो मैं गर्मी से मर जाऊंगा। तो जो भी आपका जहाँ पे आप रहते हो उसके हिसाब से कल्चर होता है। कल्चर का मतलब क्या है? आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, वे ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, वो डिपेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैटर डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ रहते हो, उस वहाँ के आसपास रिसोर्सेस क्या क्या है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे वो
कमर्शियल रिसोर्सेज हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको कैसे जीना है। वे ऑफ लाइफ, नोएशा ने बिल्कुल सही कहा, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये सारे डिफरेंट जो सेटिंग्स होते हैं उसके हिसाब से आपको अडेप्टेशन करना पड़ता है। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर एग्जांपल दूं, उनका अलग कल्चर था। छोला जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अलग थे, मुगल्स अलग थे, मराठाज अलग थे, ब्रिटिश अलग थे, ठीक है। मन्नू सारन में सर मेरा सब्जेक्ट ही सोशियोलॉजी है, तो फैंटास्टिक मन्नू, तो आपके लिए तो अच्छा है, नोएशा का भी सोशियोलॉजी, आपका भी सोशियोलॉजी, तो आपके लिए तो और आसान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी अगर मेरा ऑप्शनल है तो मेरे लिए एडवांटेज है। हाँ, आप एक कदम आगे रहोगे, लेकिन यूपीएससी में जो सोशियोलॉजी का ओरिएंटेशन है वो पूरा अलग है, ठीक है। अभी ट्राइबल कल्चर और मॉडर्न कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो ट्राइबल कल्चर पूरा अलग होता है, ठीक है। अगर आप ट्राइब्स की कल्चर, उनका ईटिंग हैबिट्स अलग होते हैं, ठीक है। अभी अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स है वो झाड़ों में रहते हैं आज भी, वो कपड़े नहीं पहनते, वो ऐसे क्या बोलते हैं, वो अलग अलग कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो पत्तों से कपड़े बनाते हैं, पत्ते होते हैं ना झाड़ के पत्तियां, उससे वो अपने अपने शरीर को ढकते हैं, ठीक है। खाते वही है, झाड़ में जो कोई फल पकता है या शिकार करके कच्चा कच्चा पका खा लेते हैं। अभी ये, अब मॉडर्न कल्चर की अगर बात करोगे तो यार हम तो पूरा पका हुआ खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हमें कंप्यूटर मोबाइल सब सब, तो ये सारी अलग है, ठीक है, ये मॉडर्न कल्चर। लेकिन ये सोचना बहुत गलत है कि मॉडर्न कल्चर ट्राइबल कल्चर से बढ़िया है, ये सोचना गलत है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ट्राइबल्स को भी लगे हमारा कल्चर बेहतर है। ट्राइबल्स के लोगों के लिए कि भैया हमारा घर तो झाड़ी है, हमारा घर तो जंगल है, हमारे लिए वो घर है, ठीक है। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया हम अगर उनकी सोसाइटी में जाके रहेंगे जंगल में तो हम नहीं रह पाएंगे, हम वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो लोग अगर हमारे सोसाइटी में आएंगे तो वो भी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे की जो लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं भैया। देखो, रिस्पेक्ट करना बंद नहीं करना है, यू हैव टू कीप रिस्पेक्टिंग ईच अदर, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, और चाहे वो कल्चर हो, ठीक है। नॉर्मली कल्चर को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे अभी देखो चाइनीज के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ बोलते हैं। कल्चर है यार, रिस्पेक्ट करना सीखो, इसी से हमारा माइंड ब्रॉड होगा। अगर आप हर छोटी चीज को पकड़ के बैठ जाओगे, ये ऐसा है, वो हम ही बढ़िया है, हम बेहतर है, वो फालतू है, तो हमारे एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन का सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लाइड का मतलब ये है, जहाँ पे आप रहते हो उस हिसाब से आपका कल्चर डिसाइड होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग आंसर लिखो। हाउ नेचुरल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स फूड हैबिट्स, पैटर्न्स ऑफ ड्वेलिंग, क्लोथिंग एंड द वे इन विच गॉड और गॉड्स आर वर्शिप। कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उस हिसाब से आप क्या खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, आपके घर कैसे होता है, और किस भगवान की पूजा करते हो, ये कैसे एनवायरनमेंट कैसे डिसाइड करता है। तो फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिखो कि भैया ऐसा क्यों है कि जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी सेटिंग डिसाइड होती है, आपका कल्चर डिसाइड होता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, जम्मू कश्मीर का कल्चर अलग है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी अलग है ना, राजस्थान का भी कल्चर अलग है, तो खाना अलग है। घर बनाने की जो स्टाइल होती है, टेम्पल्स की स्टाइल, जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, चर्च होता है, आपका घर का जो बनाने का बनावट होती है, घर का जो स्टाइलिंग होता है वो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग सिस्टम होता है, कलरिंग अलग अलग रहती है। कपड़ों का स्टाइल देखो, अगर राजस्थानी कपड़े, महाराष्ट्रियन कपड़े, कश्मीरी कपड़े, इनमें भी फर्क होता है। तो क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो उस हिसाब से आप अपने आप को अडेप्ट करते हो। चलो, सुष्मिता ने कुछ कहा है, काफी दिनों के बाद सुष्मिता दिखी। पीपल लिविंग इन एग्रीकल्चर बेस्ड लिविंग वर्शिप वरुणा गॉड। वरुणा गॉड क्योंकि भैया बारिश, करेक्ट, वो बारिश लाता है, इसीलिए वरुणा गॉड को वर्शिप करते हैं, ठीक है। अगर अगर आप फिशिंग कर रहे हो तो वो अपने उस हिसाब से भैया कोई जो फिश होगा या फिश का कोई भगवान होगा उसको वो पूजा करेंगे। अगर आप जहाँ पे आपको शक्ति की जरूरत हो तो वो हनुमान को करेगा। जहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से गॉड को आप वर्शिप करते हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ हिंदुइज्म में या हिंदू रिलीजन में गाय को क्यों पूजा जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो फार्मर्स हुआ करते थे, जब भी खेती बाड़ी ठीक से काम नहीं करती थी, खेती जब फ्लॉप हो जाती थी, जब बारिश नहीं होती थी, तो जब कुछ नहीं होता था, तो जो गायें होती थी उनके दूध पर ये लोग जीते थे। तो गाय को वो तो कचरा बोल रहा हूँ, सॉरी, चारा खिला सकते हो आप, ठीक है।
लेकिन हम तो उसका दूध पी के जी सकते हैं। तो गाय की वजह से दूध आता है, गाय की वजह से बछड़ा होता है, बछड़ी की वजह से वो बड़ा होके वही खेती में काम करता है। इसके लिए गाय को पूजा जाता है, क्योंकि उसकी वजह से घर चल रहा है, दूध मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम उसको पूछते हैं, सिंपल। तो इसीलिए जहाँ जिस हिसाब से वो गॉड डिसाइड होता है, अब मोहन कुछ बोल रहा है, religion, caste bases are different, culture and different rule, regulation in fixed space, worship of God is to be different also। देखो डिफरेंट मैटर करता है। और देखो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो ना, उस हिसाब से फिर आपका घर भी कैसा। अभी देखो इग्लूज आपको पता होगा, इग्लू जो होते हैं वो बर्फ का घर होता है, बर्फ का घर होता है इग्लू। तो वहां पे ये लोग बर्फ के घर में रहते हैं, क्योंकि वहां पे आप कंक्रीट बनाओगे तो टूट जाएगा, क्योंकि आजू बाजू में सब बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। उसी जगह पे अगर आप जापान में जाओगे, तो जापान में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसका याद नहीं आ रहा, मैंने करंट अफेयर्स में लिया था कि सिक्किम में और हमारे जो मेट्रो सिटीज में वो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं टू क्रिएट बिल्डिंग्स, ताकि जब अर्थक्वेक आए ना, तो अर्थक्वेक आने के बाद वो बिल्डिंग गिरने के बावजूद किसी को नुकसान नहीं होगा। तो ये जापान में, क्योंकि वो इसमें आती है, पैसिफिक रिम में आती है जापान, इसके लिए वहाँ पे बहुत सारा अर्थक्वेक्स होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आता है, वो हमेशा इट्स अ डिजास्टर इफेक्टेड कंट्री। तो इसके लिए उनका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि भैया बोलते हैं ना कि गिर भी जाए तो किसी को ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। सुष्मिता बोलती है कि सर क्लोथिंग डिफर्स इन कोल्ड वेदर एंड डेजर्ट एरिया। एग्जैक्टली, जिस एरिया में आप रहते हो उसके हिसाब से आपकी क्लोथिंग डिसाइड होती है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिए सबने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करे वो भगवान बन जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा बबीता। ज़रूरत जो फुलफिल कर रहा है वो गॉड बन जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्चुअली गॉड हो, ठीक है। चलिए कल्चर फिर से एक पूरा डेफिनेशन देखते हैं। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जैसे नोएशा ने भी बताया, इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग कल्चर को फॉलो नहीं करते वो अकेले पड़ जाते हैं, वो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके लिए याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जो सारे जो मेंबर्स है समाज के, उनको फॉलो करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो बहिष्कार होता है उन लोगों का, देखा आदमी तो देखते हैं। तो एडवर्ड टाइलर जो बंदा है, इसने डिफाइन किया था कल्चर को। कैसे डिफाइन किया, चलो देखते हैं। कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। तो कल्चर में क्या क्या इंक्लूड बोलता है टाइलर? नॉलेज मतलब ज्ञान आपका, ठीक है। बिलीफ मतलब आपको किस चीज पे भरोसा है। आर्ट बोले तो कला, ठीक है। मॉरल्स बोले तो क्या सही है क्या गलत है। लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। कस्टम्स जो आपके ट्रेडिशन का, और कोई भी ऐसी आदत हो। आदत मतलब मैं अगर एक सिंपल सी मैं अगर आदत बोलूँ, तो अगर आप मंदिर जाते हो तो चप्पल बाहर निकालते हो, ये एक आदत है, आप सबकॉन्शियसली ये करते हो, है कि नहीं? कभी आपने ऑब्जर्व किया, आप जब भी मंदिर जाते हो तो नेचुरली आप इसके बारे में सोचते नहीं कि चप्पल निकालनी कि नहीं निकाल, आप निकाल देते हो, ये सबकॉन्शियसली होते रहता है, ठीक है। पर उसी जगह पे अगर अगर आपको अभी कोरोना चल रहा है, किसी शॉप में जाने के बाद वो उसके बाहर वो ये रहता है, क्या वो सैनिटाइजर, हाथ को सैनिटाइज करना, ये हम 2 मिनट हमको अरे हाँ सैनिटाइज करना। या कई बार अभी शॉप रेनी सीजन में शॉपकीपर्स बोलते हैं चप्पल बाहर निकालो शॉप के, तो हमें पहले क्लिक नहीं होता है, बहुत बार हम भाई बहुत बार ऐसे ही अंदर घुस जाते हैं, चप्पल निकालने में वैसे भी बोर होता है। लेकिन मंदिर के बाहर ना ऐसा नहीं, मंदिर के बाद हम डेफिनेटली ये सबकॉन्शियसली चप्पल निकालते कि अरे हाँ मंदिर में आ गए तो चप्पल तो निकालना पड़ेगा, ये एक्सेप्टेड है। तो ये जो हैबिट्स है ना, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि अगर आप आरती करते हो, ठीक है, आप में से जितने लोग हिंदू हैं वो जो आरती करते हो, तो हम हमेशा ऐसे आरती करते हैं। कभी ऐसे आरती करते हुए देखा है? ऐसे ये आरती करते हुए देखा है? ऐसे स्क्वेरिश, हमेशा इट्स अ सर्कुलर वे, राइट? तो ऐसे ही आप आरती करते हो। तो ये सब हैबिट्स हैं विच इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, ऐसे एडवर्ड टाइलर ने बोला। और मैलिनोस्की ने बोला कल्चर कंप्राइजेस इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। अगले स्लाइड पे आपका एक क्वेश्चन है कि मैलिनोस्की और टाइलर के डेफिनेशन में फर्क क्या है। तो मैं आपको फटाफट मुझे फर्क बताओ कि देखो, टाइलर ने एक डेफिनेशन दी जिसके अंदर नॉलेज है, बिलीफ है, आर्ट है, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स, हैबिट्स है, ठीक है। और मैलिनोस्की में आर्टिफैक्ट्स है, गुड्स है, टेक्निकल प्रोसेसेस है, आइडियाज है। तो टाइलर और मैलिनोस्की के डेफिनेशन में, उनके डेफिनेशंस में फर्क क्या है? मुझे ये आंसर आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो और मुझे बताओ कि आदित्य सर दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस। तो मैंने फिर से पीछे की स्लाइड दिखाई आप लोगों को कि आप में से मुझे बताओ
एडवर्ड टाइलर और मैलिनॉस्की के डेफिनेशन में फर्क क्या है? चलो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिखो। मैंने पिछले स्लाइड पे आया हूं ताकि आप पढ़ें और अपना दिमाग अप्लाई करें और आंसर। सो बेसिकली अगर आप ठीक से पढ़ोगे कि दोनों के डेफिनेशन में फर्क क्या है, जो एडवर्ड टाइलर जो बात कर रहा है ना, ज्यादातर अगर आप देखोगे नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, ज्यादा उसका एम्फोसिस अगर आप ज्यादातर देखो तो इनटैंजिबल चीजों पे। इनटैंजिबल चीजें मतलब जिन चीजों को आप हाथ नहीं लगा सकते, जैसे कि हवा, ये इनटैंजिबल है, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज मतलब मेरे दिमाग के अंदर है, वो इनटैंजिबल है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। बिलीफ, भरोसा, मेरा भरोसा, कोई कोई चीज नहीं है वो, भरोसा इज इनटैंजिबल। तो एडवर्ड टाइलर ने इन इनटैंजिबल चीजों को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन जैसे मैलिनॉस्की आता है 1931 का डेफिनेशन है। अगर आप टाइलर का डेफिनेशन देखोगे तो 1871 में, लेकिन मैलिनॉस्की का अगर डेफिनेशन देखोगे तो 1931 का डेफिनेशन है। तो उसके अंदर उसने टैंजिबल चीजें भी ली है। इट हैज ऑल्सो टेकन टैंजिबल थिंग्स सच एज टेक्निकल चीजें, टेक्निकल प्रोसेसेस है, आइडियाज है, गुड्स है, आर्टिफैक्ट्स है। तो ये प्रोडक्ट्स है, ये दीज आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। गुड्स, गुड्स मतलब क्या, एक टैंजिबल चीज होती है। मोबाइल इज अ गुड, कंघी है या ये मोबाइल चार्जर है, इट्स अ गुड, इट्स गुड्स, करेक्ट। या मैं इस वॉच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वॉच हो गई, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, याद रखना, ठीक है, कि वॉच पहनना। क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर लोग देखेंगे तो वॉच पहनते नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में टाइम होता है। लेकिन मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे वॉच के बिना जमता नहीं है, मैं एडिक्टेड टू वॉच। तो उसके अंदर उसने गुड्स भी इंक्लूड किए। तो टाइलर और मैलिनॉस्की के डेफिनेशन में अगर आप सबसे बड़ा डिफरेंस अगर कुछ देखोगे तो वो डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे टाइलर के चीजों में ज्यादातर आपको दिखेगा कि इट इज इनटैंजिबल, जिन चीजों को आप हाथ नहीं लगा सकते, और मैलिनॉस्की में एक कॉम्बिनेशन है इनटैंजिबल और टैंजिबल चीजों का, जिसको पकड़ सकते हो और जिसको नहीं पकड़ सकते। नॉइशा ने कुछ बोला है, सर टाइलर टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन एंड मैलिनॉस्की टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। जी बिल्कुल, आप ज्यादातर देखोगे तो ट्रेडिशन, कस्टम्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सही बोला है नोइशा ने, आपका डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल सही है नोइशा, इतना पूरा भी गलत नहीं है। लेकिन जो मेजर मेजर जो डिफरेंस अगर आप देखोगे नोइशा, तो वो डिफरेंस है कि इनटैंजिबल और टैंजिबल चीज़ों में। एंड ऑब्वियसली टाइलर ज़्यादातर ट्रेडिशन के बारे में बात करता है, कस्टम्स के बारे में बात करता है और मॉरल्स के बारे में बात करता है। लेकिन उसी जगह पे मैलिनॉस्की की बात अगर मैं करूँ तो वो ज़्यादातर देखा जाए तो आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज़, इसके बारे में बात करता है। अब आइडिया भी इनटैंजिबल है, लेकिन टेक्निकल प्रोसेस, गुड्स, आर्टिफैक्ट्स, ये टैंजिबल चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब ये अलग अलग डायमेंशंस के बारे में हमको डिस्कस करना है कल्चर के, कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, कॉग्निटिव डायमेंशन का मतलब क्या है, नॉर्मेटिव डायमेंशन का मतलब क्या है, और मटेरियल डायमेंशन का मतलब क्या है, ठीक है। चलो, कॉग्निटिव, दिस रिफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिविंग इट मीनिंग। कॉग्निटिव चीजें मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड होती है, आपके इंटेलेक्ट के रिलेटेड होती है, ठीक है, थिंकिंग, करेक्ट। नोएशा ने बिल्कुल सही कहा कि जो कॉग्निटिव चीजें होती है वो आपकी सोच पे होता है। तो कल्चर का जो सोचने वाला पार्ट है, जो दिमाग वाला पार्ट है, मेंटल एस्पेक्ट है कल्चर का, वो आता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में। कि आप जब भी, जैसे मैंने आपको गणपति बप्पा की मूर्ति दिखाई, तो गणपति बप्पा की मूर्ति दिखाने के बाद हमारे दिमाग में थिंकिंग, वी स्टार्ट थिंकिंग, हम सोचने को स्टार्ट करते कि ये चीज क्या है, और फिर हमारे पास एक उसका मीनिंग आता है कि ये है गणपति बप्पा, करेक्ट। ये है गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, करेक्ट। अभी जो गणपति गए, हम विसर्जन हो गया तो सब यही बोल रहे थे। ये चीजें कैसे आती है, ये मीनिंग सेम कैसे होता है? जब आते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ऐसा बोलते हैं। वो जाते हैं तो गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या। दिस इज मराठी, टेंशन मत लो, मराठी में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब यही है कि हम अलग अलग बोलते हैं। क्यों? हमारा दिमाग जो प्रोसेसिंग करता है चीजों की, वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए कि ये गणपति बप्पा है, ये मोबाइल है, ये कंघी है, ये बॉटल है, ये एक्सटेंशन है, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है। सडनली अगर कोई आके बोलता है ये फैन नहीं है, ये एसी है, अब ये पागल है, करेक्ट ना। अगर एक गाय को देखने के बाद बोलते हैं गाय नहीं, ये कुत्ता है, तो आप बोलो येड़ा है क्या ये? कुत्ते को देखने के बाद बोले ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। तो ऑब्वियसली जब आप, कल्चर ने किसी चीज को डिफाइन किया है, कल्चर ने किसी चीज को मीनिंग दी हुई है, उसको छोड़ के वो बंदा कुछ और चीज अगर बोल रहा है तो उसको हम येड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येड़ा, ठीक है, ऑल राइट।
लेकिन हमेशा ऐसी कोई ऐसा हमेशा येड़ा होगा ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक ज़माने में बोला जाता था, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, कि सब लोग बोलते थे अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, वो यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन बाद में एक जन बोला नहीं, अर्थ नहीं, सन है, सन इज द सेंटर। तो पहली बार सबने उसको येड़ा ही बोला, लेकिन उसके बाद उसने साइंटिफिकली प्रूव किया कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये प्रूव करने के बाद सब चुप बैठ गए। तो हमेशा येड़ा, अब जैसे सती नहीं होना चाहिए, तो पहली बार जिसने बोला सती नहीं होना चाहिए, पहली बार जिसने बोला कि भैया लड़कियों को एजुकेशन देना जरूरी है, लड़कियां भी इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग ने बोला पागल है ये, क्योंकि कल्चर में वो था नहीं। लेकिन सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने वो किया। इसके वजह से आप सारी आज के डेट में सारी लड़कियां पढ़ रही हैं। कैन यू इमेजिन, ये 200 साल पहले हुआ था जब पहली बार लड़कियों को एजुकेशन दिया गया। करेक्ट। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कल्चर हमेशा जरूरी नहीं कि आप कल्चर के हिसाब से चलें। कभी कभी आप कल्चर की कई चीजों को जो गलत है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है। हार्डर टू रिकॉग्नाइज दैट नॉर्मेटिव एंड मटेरियल एस्पेक्ट। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मेटिव मतलब क्या, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम समझ सकते हैं। मटेरियल चीजों को हम पकड़ के सब फील कर सकते हैं। लेकिन जो थिंकिंग है वो आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे नहीं। इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए शुरुआत में। ठीक है। अगर मैं लिबरेट सोसाइटीज के बारे में बात करूं, तो ये लोग ज्यादातर कोडिफिकेशन पे बिलीव करते हैं कि सब कुछ लिख के होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं भैया, बुक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशंस और आर्काइव्स, कि भैया लिबरेट सोसाइटीज मतलब आज के ज़माने के जो लिटरेट, मतलब जो कि समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, उनको मालूम है कि भैया हम जो भी हम लिखते चले जाएंगे, जो भी कोई चीज़ है हम लिखते से। ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस जो लोग हैं, वो हमेशा सब कुछ कोडिफाई, सब कुछ लिख के रखते थे, कि आगे जाके 100 साल बाद, 200 साल बाद अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उनको समझ में आए कि हमारा इतिहास क्या था। तो ये सारे किताबों में डॉक्यूमेंटेशन करते थे। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में मिल जाएंगे, आर्काइव्स में मिल जाएंगे। तो उनकी कोई भी आइडियाज हुआ करती थी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स पे रहा करता था। और जिसको भी ये पढ़ना है, किसको भी ये समझना है, सीखना है, तो वो किताबें और ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ के समझ सकता था, सीख सकता था। लेकिन जो नॉन लिटरेट सोसाइटीज है, मतलब जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो लिख नहीं सकते, जिनकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटीज आज के डेट में अगर हो जाए, अंडमान निकोबार का मैंने आपको एग्जांपल दिया, या जो काफ़ी गरीब लोग होते हैं, वो जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे हैव स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ ओरल ट्रेडिशन, बात करके अपने नए जनरेशन को वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। हु आर ट्रेंड, ठीक है, हु आर ट्रेंड, एक मिनट, मैं इसको ट्राइंगल में ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे, हाँ। तो ऐसे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो ऑब्वियसली अभी ये किताबों में तो कुछ लिखते नहीं है, ना किताबों में लिखते हैं, ना किसी डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं भैया, एक स्पेशलिस्ट बंदा होता है, वो अगले वाले इंसान को वो नॉलेज ट्रांसफर करता है, ये कल्चर का पार्ट, और वो ट्रेन करता है आगे वाले लोगों को। ठीक है। और इनका जो नॉर्मली जो कल्चर होता है सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, किताबों की, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी होती। और जो अगर इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया, एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, तो ज़्यादातर हमने कोडिफिकेशन कभी किया नहीं, हमने कभी कुछ लिखा नहीं किताबों में, कुछ कभी मेंशन नहीं किया हमने। करेक्ट। तो इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर आप देखोगे तो ब्राह्मण्स कल्चर को आगे आगे पुश करते थे, पहले ज़माने में सिखाते थे, और वो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही देते थे। इसके वजह से जो काफ़ी समाज में का जो मेजॉरिटी था वो पीछे पड़ गया, क्योंकि एजुकेशन वॉज ओनली एक्सेसिबल टू ब्राह्मण बॉयज़। ओके, सिर्फ ब्राह्मण डोमिनेंट कास्ट के बच्चों को, लड़कों को ही एजुकेशन था, लड़कियों को भी नहीं था। लेकिन जैसे धीरे 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 जैसे सोसाइटी लिबरेट हुई, ब्रिटिशर्स आए, मॉडर्न एजुकेशन आया, मैकॉले ने एजुकेशन सिस्टम बनाया, तब समझ में आया कि भैया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण नहीं पढ़ाना चाहिए, ब्राह्मण ने ही रिलीजियस कस्टम्स फॉलो करनी चाहिए, कोई भी कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो रूल्स चेंज हो गए, नियम चेंज हो गए, तो अभी सारे बच्चों को, लड़के लड़कियां, अलग अलग कास्ट के लोगों को एजुकेशन मिल सकता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया ब्रिटिशर्स और हमारे सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से, जैसे राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इवन हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा कि औरतों को अभी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में आगे आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉन लिटरेट सोसाइटी से अब धीरे धीरे हम भी अभी कोडिफिकेशन करने लगे, हम भी किताबें लिखने लग गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने लग गए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ओरल ट्रेडिशन होता है, जो बात करके ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भूल जाते हैं लोग, या उसके अगर वो पास ऑन नहीं होता है तो वो ट्रेडिशन, वो कल्चर खत्म हो जाता है। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया।
हड़प्पन सिविलाइजेशन, चोलास, मुगल्स, मराठास, तो उनका थोड़ा बहुत अभी बाकी है क्योंकि उन्होंने टेम्पल्स बांधे थे, मस्जिद बांधे थे, तो उनका थोड़ा बहुत कल्चर का एस्पेक्ट अभी जिंदा है। लेकिन पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे उनका जो आज के डेट में कल्चर काफ़ी कुछ खत्म हो चुका है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। एक बुक है ओरालिटी एंड लिटरेसी, उसके अंदर वॉल्टर ऑंग करके बंदा है, उसने ऐसा लिखा था, it cites a study of 1971 that states that only 78% of appropriately 3000 existing languages possess a literature. 3000 भाषाओं में से सिर्फ 78 78 भाषा को लिटरेचर है, जो लिखते हैं किताबों में। कैन यू इमेजिन? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन किताबें लिखती थी। तो सारे मेजोरिटी जो हमारे यहाँ पे जो कल्चर का जो पार्ट है वो ओरल ट्रेडिशन से ट्रांसफर किया था। जी बिल्कुल नोएशा, रेस्ट ऑफ देम आर ओरल लिटरेचर। ठीक है, तो अभी लिखना चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो गायब हो रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, इसलिए भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भैया जो भी कोई लैंग्वेज है कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हमने गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, कि ईच एंड एवरी कल्चर इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो एक पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, उसे हमने भूलना नहीं चाहिए। मटेरियल नॉट रिटन डाउन, lot of repetition, easy to remember, audience is likely to be more receptive than readers of written text। देखो, ओरल लिटरेचर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उसको बोल के आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आसान होता है समझने में। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप सबको पता है किताबों की जब हम बात करते हैं तो कई सारे बच्चे होते हैं कि भैया बोर होता है किताबें पढ़ने से, इससे अच्छा है कि आदित्य सर का सुन लो। आदित्य सर का सुनते हैं तो यार इजी लगता है सोशियोलॉजी, उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सिंपल लगता है, या इग्नू के नोट्स पढ़ते हैं तो सिंपल लगता है, याद रखने में आसान जाता है कि नहीं? जब मैं बोलता हूँ तब सब समझ में आता है, किताब जब पढ़ने जाते हो तो डिफिकल्ट लगता है, करेक्ट है कि नहीं? अब इधर ही देख लो ना भाई, ओरल जो मैं जब ओरली बात कर रहा हूँ तो आसान लगता है, लेकिन जब भी किताब पढ़ने को बोलो तो बच्चों को बोर होता है कि यार किताब नहीं, इससे अच्छा हम ना सेशन अटेंड कर लेंगे, रनिंग नोट्स निकाल लेंगे, वो आसान रहता है याद रखने में। बिल्कुल ठीक है, तो क्यों? क्योंकि सुनने में आप देखते हो सुनते हो, तो देखो किताब पढ़ना और सबसे पिक्चर देखना, अगर जब मूवी देखते हो ना तो वो याद रहेगा, किताब पढ़ोगे तो भूल जाओगे। लेकिन अगर आप मूवी देखोगे ना तो मूवी देखने के बाद आप भूलोगे नहीं स्टोरी। तो जोधा अकबर अगर मैंने आपको बोला था हिस्ट्री में पढ़ो तो आप भूल जाते, लेकिन जोधा अकबर आपने जब मूवी देखी तो आपको पूरी स्टोरी याद है, भले वो लव स्टोरी थी, एग्जैक्टली हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं थे, लेकिन मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हिस्टोरिकली हम सब चीज़ें याद रख, मतलब मूवी आराम से याद रखते हो, लेकिन हिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी या मैं बिपिन चंद्रा पढ़ने बोलूँ तो याद नहीं रहता है। बिल्कुल सही नोएशा, पिक्टोरल। आज की दुनिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मोर रिलायंस ऑन रिटन ऑडियो एंड विजुअल रिकॉर्ड्स, तो आज की दुनिया में रिटन पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स पिक्चर्स। अब उनको समझ में आ रहा है लोगों को ज़्यादा आसानी क्या होती है याद रखने में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा? ठीक है, येट स्टेट स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का अगर देखोगे, आर स्टिल encouraged from writing down are discouraged from writing down what they learn rather than carrying it in their memory। याद रखो क्यों है, उसका लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर एक बार आप लिख दोगे ना तो आपका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, करेक्ट। कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे थे, मैं जब यूपीएससी की खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो कई बार मैंने ऐसे देखा कि बच्चे नोट्स ले लेते थे, वहाँ पे आजू बाजू में सब जेरोक्स सेंटर हुआ करते थे, वो नोट्स लेते थे और टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई बच्चों ने नोट्स लेके, यस दे हैव क्रैक्ड यूपीएससी ऑल्सो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, करते भी हैं क्रैक, लेकिन मेजोरिटी क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि सही गाइडेंस भी ज़रूरी होता है ना बच्चा, ये भी देखा है मैंने। लेकिन जो म्यूज़िक है, डांस है, तो क्योंकि अगर मैंने लिख दिया और वो नोट्स मैंने दे दिए या चोरी हो गए तो वो बच्चा, मतलब अगर आप नॉर्मल एजुकेशन की बात करते हो, मेरे नोट्स गायब हो गए तो बच्चा टॉप कर जाएगा, क्योंकि मैं टॉपर था, आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, उसने मेरे नोट्स लिए तो टॉप मार सकता था। लेकिन फिर भी मैं नोट्स देता था, फिर भी वो टॉप नहीं मारते थे, क्योंकि टॉप मारने में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो म्यूज़िक होता है, डांस होता है, वो खुद के पास रखते हैं, तो इसीलिए जब भी कोई स्टूडेंट आता है उनके पास तो वो स्टूडेंट उनसे ही सीखता है, तो ऑब्वियसली फिर आप थोड़ा कमर्शलाइजेशन होता है, आप थोड़ा पैसा लोगे ना अगर पढ़ाना है तो इसका ये फ़ायदा है ओरल लिटरेचर का। ठीक है, चलिए अभी नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर के बारे में का बात करते हैं। नॉर्मेटिव मतलब क्या, कैसे होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ये ऐसा होना चाहिए भैया, ऑनेस्टी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, लॉ फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं।
लेकिन कल्चर हमें ये सिखाता है कि कैसे बर्ताव करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना खाना है, कौन सा खाना खाना है, कब खाना खाना है। ए टू जेड हमारा कल्चर हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमने हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। ठीक है। द नॉर्मेटिव डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ फोकवेज, मोर्स, कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड लॉज। ठीक है। नॉर्मेटिव मतलब एक तरीके का आपका जो सोशल बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, समाज में आपने कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है। तो वही है। अब जैसे वो तन्नू वेड्स मन्नू में अगर आप देखोगे तो वो नहा के बाहर आके बैठ जाती है, जब वो लड़का लड़की को, अगर आप तन्नू वेड्स मन्नू का पार्ट 2 देखेंगे तो अभी वो काफ़ी वायरल हो गया वो वीडियो, तो आगे बैठ जाती है टॉवल में, तो वो लड़का ऐसा शॉक के देखता है कि अरे लड़की देखने आए और ये टॉवल पहन के कैसे बाहर आ गए। तो बिकॉज दैट इज़ नॉट नॉर्म्स ना, ऐसे ऐसे हमें नहीं बताया जाता है कि भैया ऐसे कैसे कपड़े पहन के आप आ गए जब स्पेसिफिकली घर में गेस्ट आते हैं। तो मूवी है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा, क्या पता। ठीक है। सो वैल्यूज और रूल्स गाइड सोशल बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक है। आपका बिहेवियर कैसा भी होना है, हमारे वैल्यूज होते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ता है। सोशल नॉर्म्स आर अकम्पनीड सैंक्शंस दैट प्रमोट कन्फॉर्मिटी। देखो अगर आप समाज के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। सैंक्शंस मतलब क्या, पनिशमेंट, क्योंकि इसके अंदर लॉज भी इंक्लूडेड है। कोर्ट में जाके झूठ बोलोगे तो सजा हो जाएगी, रियल लाइफ में कुछ झूठ बोलोगे तो आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। करेक्ट। यू लूज योर फ्रेंडशिप, यू लूज यू लूज योर रिस्पेक्ट। ठीक है। वो एक सैंक्शन ही है ना। आप आपकी रिस्पेक्ट अगर खत्म हो रही है, इफ यू आर लूजिंग योर रिस्पेक्ट, उससे बड़ा सैंक्शन क्या होगा। पूरी जिंदगी आदमी यही चाहता है कि यार कम से कम जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उनमें रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट करें। अगर वही आपकी रिस्पेक्ट ही चली जाए तो इससे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है। किसी भी क्रिकेटर को मैच फिक्सिंग में अगर जब पकड़ा जाता है और उसको बोला जाता है कि तू मैच फिक्सर है, तो इसके आगे क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसके लिए सबसे बड़ा सैंक्शन है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई श्रीसंत साहब जो है हमारे स्पॉट फिक्सर आईपीएल के, अभी उनका बैन उठ चुका है, वो खेल सकते हैं। अब 40 की उम्र में क्या खेलेंगे भगवान जाने। तो जो नॉर्म्स होते हैं वो इम्प्लिसिट होते हैं। देखिए ऐसा नॉर्म है कि भैया झूठ मत बोलिए, अब ये तो कायदा तो है नहीं, लेकिन लॉ अगर है कि भैया कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई लॉ है कि अगर कोर्ट में अगर आप झूठ बोलोगे जिसकी वजह से किसी मासूम को अगर सजा हो जाती है या कोई गुनहगार छूट जाता है तो आपको भी पनिशमेंट होगी। अगर कल जाके वो साबित हो जाता है कि आपने झूठ बोला है तो वो लॉ है। ठीक है। सैंक्शन का मतलब है पनिशमेंट। करेक्ट मोहन। वो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पेटेंट लॉ, ये सारा कोडिफाइड है, ये सारा एक्सप्लिसिट है। ठीक है। और नॉर्म्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि कैसा था पुराने जमाने में जो नॉर्म्स हुआ करते थे तो वो डोमिनेंट कास्ट को फेवर किया करते थे, लोअर कास्ट को नहीं किया करते थे। ये लोअर कास्ट का है, उसने अगर कोई चोरी की तो फांसी दे दो, हायर कास्ट के इंसान ने चोरी की तो भैया नहीं गलती हो गई उसको छोड़ दो। तो कभी कभी डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं कि भैया लड़कियों ने ये नहीं करना चाहिए, लड़कों ने वो करना चाहिए, लड़कों ने ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों ने करना चाहिए। तो कभी कभी नॉर्म्स डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकते हैं। जैसे कि भैया खाप पंचायत, एक ही गांव के अगर लड़का लड़के ने शादी कर ली तो गलत है, उनको मार डालो। अभी ये कौन सा नॉर्म है भाई, गलत है ना। तो नॉर्म्स भी गलत हो सकते हैं। तो हमको गलत नॉर्म जो है समाज को जो पीछे लेके जा रहे हैं, ऐसे नॉर्म्स को भी हमने खत्म कर देना चाहिए। और जो आखिरी एस्पेक्ट है कल्चर का वो है मटेरियल एस्पेक्ट, मतलब जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी, गुड्स, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, इनोवेशन, इन्वेंशंस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये होते हैं मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टूल्स, टेक्नोलॉजीज, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोले तो बाय रोड, बाय वाटर, बाय एयर, एरोप्लेन, शिप्स और कार, रेलवे, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी मटेरियल एस्पेक्ट है कल्चर के। क्योंकि देखो अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो तो अगर कोस्टल एरिया में आप फिशिंग विशिंग करते हो तो आपका मेजोरिटी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बोट या शिप। करेक्ट। लेकिन आप एक लैंडलॉक्ड एरिया में रहते हो दिल्ली जैसे, तो क्या होगा, मेट्रो, या मुंबई में तो लोकल ट्रेन या मेट्रो या कार या टू व्हीलर। ठीक है। लेकिन आपको विदेश में जाना है तो एरोप्लेन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट आपको नेपाल जाना है तो नेपाल में आप बस से जा सकते हो, तो नेपाल में जाना है तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। सो टेक्नोलॉजीज, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। मोबाइल, इसकी वजह से आपको आपको नहीं लगता मोबाइल की वजह से कल्चर चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, तो ये मोबाइल की वजह से आप बिंदास, अभी देखो ना मोबाइल, अभी देखो लैपटॉप, इंटरनेट, इंटरनेट भी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है। इसकी वजह से तो अन अकेडमी में पढ़ रहे हो, आदित्य सर, आपको पता चले कि अरे आदित्य सर करके कोई तो भी एजुकेटर है, बढ़िया सोशोलॉजी पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छे सर है, अच्छा है, ये क्यों पता चला, इंटरनेट की वजह से पता चला। इंटरनेट भी क्या है, मटेरियल एस्पेक्ट है, क्योंकि दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन।
इंटरनेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेट क्यों कर पा रहा हूँ आपके साथ? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होती है मटेरियलिस्टिक से कैसे आपकी लाइफ बदल गई। पहले गाड़ी में, पहले ज़माने में जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था, बैलगाड़ी, बुलक कार्ड, बैलगाड़ी, सब स्लो आराम से चलता था। उस जमाने में एसटीडी हुआ करते थे, याद है आपको? जब फोन करते थे लोग चिल्लाते थे, हेलो, आवाज सुने दे रहा है क्या, हेलो हेलो। अभी हम कहाँ हेलो हेलो करते हैं? अन अकेडमी में, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, सर सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सर आप थोड़ा रिफ्रेश करो। मैं क्या बोलता हूँ, आप रिफ्रेश करो। तो ये अभी चेंज हो गया। अभी अगले 2-3 सालों में और चेंजेस आएंगे, इंटरनेट और बढ़िया हो जाएगा, फिर ये भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको मैं लाइव आके दिखूंगा वर्चुअली। वो एवेंजर्स में आप देखते होंगे कि ऐसा लाइव खड़ा है आदमी और वो बात कर रहे हैं वर्चुअल, तो मैं आपके आगे ऐसे खड़ा रहूंगा। समझ रहे हो? तो ये चेंजेस आने वाले फ्यूचर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें आपके कल्चर पे इम्पैक्ट करेंगे। पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज्यादा होता था, अभी नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मैं तो पुराने ज़माने में अगर यार लड़की की शादी हो गई, लड़की चली दूर चली जाती थी, तो उसको वापस आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। एक आधी बस रहा करती थी या एक आधी ट्रेन। ट्रेन है तो फिर उसको फिर बीच में उतरो, फिर बस से ट्रैवल करो, फिर बुलक कार्ट से ट्रैवल करो, या ट्रैक्टर, ये वो। अभी ऐसा नहीं है, अभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, ठीक है मोहन, सही बोल रहे हो। पहले वायर था, अभी वायरलेस हो चुका है। अन अकेडमी भी वायरलेस ही है। ठीक है। So for integrated functioning of a culture, the material and non-material dimension must work together. देखो, कल्चर को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें दोनों साथ में होनी चाहिए। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, वॉचेज़ है, वाटर बॉटल्स है, व्हीकल्स है, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें। आपके जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मतलब रिलीजन, कास्ट, बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। करेक्ट? वरना फायदा क्या? ये दोनों जो मटेरियलिस्टिक, मतलब टेक्नोलॉजी और आपकी सोच, ये दोनों, ओके, ये दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। दे शुड बी बैलेंस्ड। या आजू बाजू अभी हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी इतने स्पीड से बढ़ रही है कि हम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप देखोगे, आपके हमारे फादर हैं या हमारे ग्रैंडफादर हैं या हमारे इवन दे फाइंड इट वेरी, जब ये मोबाइल आया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू यूज स्मार्टफोन। ये व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इंस्टाग्राम, अभी भी बहुत सारे हमारे डैडी मम्मी फेसबुक पे, इस पे नहीं है। दे आर नॉट देयर, क्योंकि उनको फेसबुक इंस्टाग्राम पहले तो उनको पता नहीं है, फालतूगिरी लगता है उनको, ये क्या है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम क्या है, भाड़ में जाए, हम फोन कर लेंगे, हम मैसेज कर लेंगे। लेकिन हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बड़े हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी इतने रैपिड से बढ़ रही है आगे कि लोग, काफी लोग हैं जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनियां होती है ना, मोबाइल्स पे इतना एडवांसमेंट आ रहा है कि अडेप्ट नहीं हो पा रहा है। लोग अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वो गलत है। अगर ऐसा होगा तो कई सारे लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, और हमें हर हर इंसान को साथ में लेके चलना है, तभी समाज की पूरी डेवलपमेंट, पूरा प्रोग्रेस होगा। वरना कोई लोग पीछे रह जाएंगे, कोई लोग आगे चले जाएंगे। जैसे किसी, बहुत लोग अमीर हो गए, कोई लोग गरीब रह गए, तो बहुत लोग टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस हो जाएंगे और बहुत लोग टेक्नोलॉजी के लिए पीछे रह जाएंगे। ये ऐसा नहीं होना है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। ये नहीं होना है। ठीक है। But when the material or technological dimensions change rapidly, the non-material aspects can lag behind in terms of values and norms. होता है ना, टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, लेकिन समाज जो है वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फटाफट फटाफट चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अभी कोरोना का देख लो, सब सडनली ऑनलाइन लेक्चर चालू हो गए। तो पहले पुराने जो काफ़ी जो प्रोफेसर्स हैं, जो बहुत सीनियर होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कैसे इस्तेमाल करना है इसको। उनको ट्रेनिंग दी नहीं पड़ती थी, 15-15 दिन सिखाया कि भैया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, गूगल मीट कैसे यूज़ करते हैं, जूम मीटिंग्स कैसे यूज़ करते हैं, वेबिनार का मतलब क्या है। उनको सेमिनार मालूम है, वेबिनार नहीं मालूम। समझ रहे हो? उनको ऑनलाइन का पता ही नहीं है। तो ये लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है, वो पढ़ा नहीं पाते। उनको लगता है कि लैपटॉप क्या है, कि क्या, उनको क्लासरूम की आदत है। अरे सब बच्चे बैठे, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ चुप बैठो। लेकिन ये आज के ज़माने में आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं होंगे तो पीछे रह जाओगे। 5 साल में आप आउटडेटेड हो जाओगे, आपकी जॉब भी जा सकती है। कैन यू इमेजिन, आपकी जॉब जा सकती है अगर आप टेक्नोलॉजी के एडवांस नहीं होंगे तो। ठीक है। सो दिस कैन गिव राइज टू कल्चरल लैग। जैसे नोशा ने बोला लैग बिटवीन जनरेशन, तो इसको बोलते हैं कल्चर लैग।
when the non-material dimensions are unable to match the advances of technology. क्या होता है ना, ये एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है ना, उसकी वजह से लोगों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. देखो अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, जैसे अभी कार है तो, या ट्रेन है, मेट्रो है, या एरोप्लेन से, लोगों को पता नहीं होता है कई बार कि भैया एरोप्लेन का टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करता है. आप लोगों को पता है कि एरोप्लेन में, ये नो में आंसर दो कि एरोप्लेन में जो टॉयलेट होता है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. आप लोगों को किसको पता है, चलो यस बोलो, और किसको पता नहीं है उनको नो बोलो कि भैया इस्तेमाल कैसे करते हैं टॉयलेट का एरोप्लेन में. कई बार लोग चुपचाप बैठे रहते, जाने दो यार प्रेशर है, थोड़ा देर रुकते, उतर ही जाएगा, उसके बाद देख लेंगे एयरपोर्ट पे. तो नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है. मोबाइल्स होते हैं, नया मोबाइल आने के बाद हमें 5 मिनट लगते हैं अडेप्ट होने के लिए, कहाँ पे कैसा है, कौन सा बटन किधर है. लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है उनको नहीं समझ में आता है. अरे क्या, कैसे, क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा. पढ़ा सिखाना पड़ता है 4 बार. नहीं डैडी उसको स्वाइप नीचे करो, आप ऊपर क्यों कर रहे हो. नहीं डैडी ये पैटर्न लॉक है. नहीं डैडी ये फिंगर, आपके फिंगरप्रिंट का है, ये आपका फेस रिकग्निशन, आप बस ऐसा देखो. 10 बार बताना पड़ता है तब जाके समझ में आता है. बाबा इसको ऐसा इस्तेमाल करते, समझ रहे हो क्या. लेकिन इसको बोलते हैं कल्चर लैग. नीतू सुरेंद्र हेलो, मैं तो एरोप्लेन के इनसाइड नहीं गया हूं सर. मोहन देख लो. तो मतलब आपको नहीं मालूम. करेक्ट, आपको नहीं मालूम. ठीक है, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके. बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है. ठीक है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम है, पता कर लेंगे. कल आयस बन जाओगे तो ऐसे 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 एरोप्लेन वालों को बोलोगे इधर ला के ऐसे इस्तेमाल करते, बता मेरे को चल. तो समझ रहे हो, फ्यूचर में प्लानिंग करो ना, कि देख लेंगे एरोप्लेन को कंट्रोल करोगे, है कि नहीं. सो आज हमने क्या क्या कवर किया. आज हमने कल्चर को डिफाइन किया, हमने अलग उसके डायमेंशंस देखे. कल्चर को हमने देखा, देखो वे ऑफ लाइफ, जिंदगी कैसे जीना है. ठीक है, चेंज होते रहता है. आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से आपका कल्चर डिफाइन होता है कि भाई कपड़े कैसे पहनने, कैसे खाना खाना है, कैसे गॉड कौन सा है, कौन से गॉड को वर्शिप करना है. ये सारा आपका एनवायरमेंट, आपका जो कल्चरल सेटिंग्स है, एनवायरमेंटल सेटिंग्स है, वो डिसाइड करता है. और उसके बाद हमने डायमेंशंस की बात की कल्चर की, कि भैया कॉग्निटिव मतलब आपकी थिंकिंग, आपका मेंटल इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की. कोई भी किसी भी चीज़ को देखने के बाद, आप जैसे मैंने गणपति बप्पा की मूर्ति दिखाई, जब उसको देखते हो तो सबकी दिमाग की बत्ती जल जाती है. मेंटोस खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, दिमाग की बत्ती चल जाती है. ये तो गणपति बप्पा है, नमस्कार भगवान मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स में पास कर दो, भगवान भगवान भगवान. ठीक है, वो होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट होता है नॉर्मेटिव और मटेरियल से, इट्स मोर डिफिकल्ट. ठीक है, उसके बाद है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स, कि भैया नॉर्मेटिव में नॉर्म्स आते हैं, जैसे नोएशा ने बताया, नॉर्म्स आते हैं, वैल्यूज़ आता है, कल्चर आता है, कस्टम्स आता है, लॉ आता है, कैसे बर्ताव करना है, ये कंट्रोल करता है. कल्चर हमें कंट्रोल करता है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कौन से कपड़े पहनने, कब पहनने. रात को कपड़े अलग होते हैं, दोपहर के अलग, शाम को अलग, ठंडी में अलग, गर्मी में अलग. ये सब कल्चर डिफाइन करता है. और कल्चर को क्या डिफाइन करता है, एनवायरनमेंट. तो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. और देखो नॉर्म्स गलत भी हो सकते हैं, नॉर्म्स डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकते हैं, लड़कियों के खिलाफ या लड़कों के खिलाफ भी हो सकते हैं. ओके, गलत नॉर्म होगा तो बोलेंगे ये नॉर्म गलत है, सिंपल. और लास्ट जो हमने देखा मटेरियल एस्पेक्ट, जो टेक्नोलॉजी, मशीन, टूल्स, इंटरनेट, मोबाइल, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स, बुलेट कार, ये सारे टेक्नोलॉजी है. व्हील, व्हील भी टेक्नोलॉजी है. जो चक्का होता है ना, वो भी टेक्नोलॉजी है. सर ट्राइब्स होना चाहिए था. ट्राइब्स बनी, चलो भैया ट्राइब, अपन तो ट्राइबल येडे लोग हैं, अपन तो वैसे ही बाबा. ठीक है, सो ये था लास्ट मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. ठीक है, कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. सो गाइज थैंक यू फॉर टुडे सेशन. ठीक है, आप सब आए, थैंक यू सो मच. और किसी को डाउट हो तो पूछ लो. मेरे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करना. यूट्यूब चैनल का नाम है आदित्य केदारी, फेसबुक पेज का नाम है आर्क आईएएस एकेडमी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है आदित्य केदारी _ऑन एकेडमी. ओके, तो मेरे स्लाइड्स में, आगे वाले स्लाइड्स में मैंने सब लिखा हुआ है, और फॉलो करिए. उसके अंदर मैं अपडेट्स करता हूँ, आई जस्ट टेल व्हेन माय लेक्चर इज, ताकि आप लोग अटेंड कर सकें. ठीक है, किसी को डाउट्स होगा तो पूछ लीजिए. अदरवाइज टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम 8 o'clock, और मैं कोशिश करूँगा कि कल MCQs लें, नहीं तो सोशोलॉजी का सेशन होगा. डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं अपने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग टुडे, एंड बाय नोएशा. थैंक यू.